Dear students, today we are going to discuss about an instrument named cyclotron. Question is this: what is this very cyclotron? Then we used to say it is a device used for accelerating positively charged particles like protons and neutrons to very high speed, means to gain very high energy, to bombard a target for performing disintegration experiments. During some disintegration experiments, there is need to bombard charged particle with very high speed over the टारगेट पर जो है किसी एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए टारगेट पर जो है बहुत हाईली एनर्जेटिक मीन्स बहुत हाई स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल की नीड होती है. देन बाय द हेल्प ऑफ दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट वी परफॉर्म दैट वेरी एक्टिविटी. हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से जो है किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को बहुत ही हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करा लेते हैं. व्हेन स्पीड विल बिकम वेरी लार्ज, देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम वेरी लार्ज, और फिर हम लोग हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल गेन कर लेते हैं और उसको उस टारगेट पर हिट कराते हैं, ड्यू टू विच आवर रिएक्शन प्रोसीड्स. राइट. देन क्वेश्चन इज दिस कि यह रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है, और इस इंस्ट्रूमेंट अगर इस इंस्ट्रूमेंट से वैसा सब पॉसिबल होता है तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है. देन फर्स्ट कम ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वेरी इंस्ट्रूमेंट. नाउ सी दिस वेरी फिगर. हेयर वी हैव टू डी शेप्ड हॉलो मेटालिक सेगमेंट्स, D1 एंड D2. हमारे पास यहाँ D के शेप में जो कि अंदर से खाली है दो मेटालिक हॉलो सेगमेंट्स हैं विच आर नोन एज डीज. इन दोनों डीज को जो है हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज मीन्स अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं. सी इन द फिगर. यहाँ पर जो है वाल्व ऑसिलेटर लिखा हुआ है, दैट इज योर AC सोर्स. AC सोर्स को हम लोग जो है सिमिलर वाले साइन से शो करते हैं. देखो इससे जोड़ा गया है. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरी AC सोर्स और व्हाट इज दिस वेरी AC सोर्स. अभी तक हमने जो DC करंट पढ़ा है दैट ऑलवेज फ्लोज विद कांस्टेंट वैल्यू अलोंग ओनली वन डायरेक्शन, बट दिस वेरी AC सोर्स और दिस वेरी AC अल्टरनेटिंग करंट इज सच ए टाइप ऑफ करंट हुज डायरेक्शन चेंजेज पीरियडिकली एंड मैग्नीट्यूड चेंजेज कंटिन्यूसली. अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका कि DC करंट के जस्ट अपोजिट इसका जो है डायरेक्शन चेंज करता है आधी देर तक. फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड अगर राइट की तरफ फ्लो किया है, देन फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इट विल फ्लो टुवार्ड्स ए लेफ्ट डायरेक्शन. इट्स मैग्नीट्यूड विल आल्सो वेरी. मैग्नीट्यूड जो है अगर राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नीट्यूड इसका जीरो से बढ़ते मैक्सिमम होगा राइट डायरेक्शन में. फिर अभी राइट डायरेक्शन में रहेगा, घटते फिर जीरो आएगा. देन नाउ इट विल चेंज डायरेक्शन. अब लेफ्ट डायरेक्शन में जीरो से बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते जीरो होगा, एंड अगेन इट विल मूव अलॉन्ग राइट डायरेक्शन. इट मीन दैट इन दिस मैनर यह अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है और अपना मैग्नीट्यूड भी बदलता है. सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. तो यह जो दोनों डीज हैं इसे ऐसे ही अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़े गए हैं. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस वेरी अल्टरनेटिंग सोर्स. तो जरा ध्यान से देखो. लेट अस सपोज एट ए पर्टिकुलर टाइम D1 हैज बिकम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम left direction. It means that D1 will become positive terminal and D2 will become निगेटिव टर्मिनल. तो जरा सा इन दोनों D1 जब D1 पॉजिटिव हो जाएगा और D2 निगेटिव हो जाएगा तो दोनों डीज के बीच में देखो थोड़ा सा गैप है. तो क्या होगा, यू कैन से वी हैव प्लेस्ड टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर. और आपने यह पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कि जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो होते हैं सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, देन दे क्रिएट a constant electric field between the plates. Same thing will happen here. यहाँ पर वही एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा.
एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। तो जब करंट लेफ्ट टू राइट रहेगा, जब करंट जो है लेफ्ट की तरफ फ्लो करेगा, मतलब जब D1 पॉजिटिव और D2 निगेटिव रहेगा, देन फील्ड विल बी फ्रॉम D1 टू D2। और जब करंट बिकॉज इट इज योर AC सोर्स, जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो D1 पॉजिटिव D2 पॉजिटिव हो जाएगा और D1 निगेटिव हो जाएगा, देन फील्ड विल बी फ्रॉम D2 टू D1। or it means that you can say by the help of this very alternating source we can create electric field between the D's, right। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर जो है डीज के पास, यहाँ पर जो है डीज के पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, एंड दैट वेरी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द surface of the डीज। लेट अस सपोज सी हियर इन द फिगर इट इज गिवन दैट मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। डीज के सरफेस से जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड एट द मिडिल ऑफ द डीज, जरा ध्यान से देखेंगे दोनों मिडिल के बीच में देयर इज ए पॉइंट एस। यह एस इंडिकेट कर रहा है देयर इज ए सोर्स, देयर इज सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। वहीं पर जो है चार्ज पार्टिकल का सोर्स रखा गया है और उसी सोर्स से चार्ज पार्टिकल निकलेगा। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो रियली व्हाट वी डू हियर, यहाँ पर जो सोर्स रखते हैं वहाँ से कैसे मुझे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिलता है। देन वी यूज टू से कि वहाँ पर हम लोग एक फिलामेंट रखते हैं, वह फिलामेंट को जब हम लोग हीट करेंगे देन देयर विल बी इमिशन ऑफ in that at that very source when let us suppose there is hydrogen gas। अगर हाइड्रोजन गैस है and when you will heat that, जब आप हीट करेंगे then ionization will take place। और जब आयोनाइजेशन होगा तो जो है इलेक्ट्रॉन उससे जब एटम से बाहर निकल आएगा, देन इन केस ऑफ हाइड्रोजन देयर विल बी ओनली प्रोटोन, जो उसका न्यूक्लियस बचेगा दैट विल बी प्रोटोन। उसी प्रोटोन को हम लोग रिसीव करते हैं और उसी को एक्सेलरेट कराते हैं, राइट। यहाँ पर दो और चीज़ है, हेयर इट इज़ गिवन डिफ्लेक्टर प्लेट। वह डिफ्लेक्टर प्लेट क्या है जब थ्योरी में आएगा तो वहाँ बता दूंगा जो है। एंड हेयर वी हैव टारगेट, जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो जा कर के टारगेट पर उसको उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से हिट कराते हैं, right। question is how, then now come over theory and working। let us suppose कि सोर्स से हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बाय गिविंग हीट, बाय हीटिंग द फिलामेंट हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है लेट अस सपोज प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन रिसीव कर लिया, राइट। तो जब हम लोग प्रोटॉन या ड्यूट्रॉन रिसीव कर लिए हैं, उस जो है सोर्स से बाहर निकल गया है, देन नाउ दैट विल कम इन फील्ड बिटवीन द डीज, जो डीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आ जाएगा। लेट अस सपोज D1 इज पॉजिटिवली चार्ज एंड D2 इज नेगेटिवली चार्ज। इट मीन दैट जब वो निकल रहा है तो मान के चलो लेट अस सपोज कि फील्ड जो है फ्रॉम D1 टू D2 है, देन व्हाट विल हैपन कि वह जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वह फील्ड जब बाहर निकलेगा सोर्स से, देन दैट विल कम इन अ फील्ड, और जब फील्ड में आएगा देन दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और नॉट। हम लोग पढ़े हैं अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स अलोंग द फील्ड। तो क्या करेगा वो फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड ड्यू टू विच इट विल बी एक्सेलरेटेड, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी व्हेन इट विल कम नियर टू D2। जब D2 के पास आएगा उस समय तक लेट अस सपोज वह v वेलोसिटी गेन कर लिया है। जब v वेलोसिटी गेन कर लिया है एंड नाउ दैट वेरी प्रोटॉन इज गोइंग टू इंटर D2। और जब D2 में आ जाएगा, जैसे ही वो D2 में आता है तो आपने एक थ्योरी पढ़ा था कि लिसन कि इफ़ वी हैव अ क्लोज्ड कंटेनर, if we have a closed container and if that very container is placed in an electric field, तो वह जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड से स्क्रीन्ड ऑफ हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर
इंटर नहीं करता है, उसके अंदर का रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होता है। सेम विल बी केस है, जब इलेक्ट्रॉन D1 में D2 में इंटर कर जाएगा तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से वह स्क्रीनड ऑफ हो जाएगा। नाउ देयर विल बी एक्शन ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ सी द सिचुएशन, प्रोटॉन जो है तुम्हारा D2 में इंटर कर गया है, D2 में इंटर कर गया है, एंड velocity of the proton is horizontal and magnetic field is in upward direction. It means that we can say कि now our proton has entered in a magnetic field with velocity v. Then question is this कि what will happen, तो हमने यह पढ़ा है कि when any positively charged particle enters a magnetic field with some velocity, then that experiences a magnetic Lorentz force. It means that here your proton will experience magnetic Lorentz force, and due to that very magnetic, question is this कि what will be direction, then direction will be perpendicular to velocity as well as magnetic field. Force will be equal to F equal to Q V cross B, which is equal to Q into V into B into sin theta. Here sin theta will be 90 degree, so force will be F equal to QVV. जरा ध्यान से देखो बाबू, फिर आ गया केस फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हेयर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो फोर्स भी होगा जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। और जब हमने पढ़ा है कि इन केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है दैट इज always perpendicular throughout the motion, that is always perpendicular to velocity. जब always perpendicular to velocity होगा, it means that particle will follow circular path. It means that here centripetal force will be provided. To proton by the help of magnetic force. It means that we can say centripetal force will be equal to magnetic force. Then we can write mv square by r equal to qvb. So r will be equal to m into v by q into v, where r is radius of semicircle. यह जो तुम्हारा प्रोटॉन है जब D2 में सर्कुलर पाथ में घूमेगा, D2 इज सेमी सर्कुलर इन शेप, तो वह सेमी सर्कल पाथ में ना D2 तक D2 में रहेगा। देन क्वेश्चन इज दिस कि उस सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेमी सर्कल, टी विल बी इक्वल टू circumference, half of the circumference by velocity means pi r by v. r by v जो ऊपर वाले वैल्यू से ले लोगे, देन वी कैन राइट t will be equal to pi into m by q into b. जरा सा देख लो बाबू, यहाँ जो टाइम टेकन बाय द proton side to complete half circle, to complete semicircle inside D2 is equal to pi m by q into v, which is independent of velocity as well as radius. Time will be constant. ये पिछला वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो है कि सर्कुलर पाथ कवर करने में जो है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, रेडियस से इंडिपेंडेंट है। इससे ऊपर वाला फॉर्मूला लोगे, देन आर इक्वल टू एम इंटू वी बाई क्यू बी मीन्स आर बाई वी इज इक्वल टू एम बाई क्यू बी। तो आर बाई वी भी कॉन्स्टेंट है। इट मीन दैट व्हेन वेलोसिटी विल बी मोर, रेडियस विल बी आल्सो मोर, right? When velocity will be more, radius will be also more. Then let us suppose t टाइम में, इसका मतलब क्या हो गया कि जो है सर्कुलर पाथ में घूमेगा एंड दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड टाइम टेकन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एज वेल एज वेलोसिटी. It will depend on only mass and value of magnetic field in which your charged particle is present or not. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, मान लो कि v वेलोसिटी से हाफ सर्कल पूरा कर लिया, एंड व्हेन प्रोटॉन विल कम आउट ऑफ d नंबर 2, देन अगेन दैट विल कम इन इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अब जरा सा देखो, जब अब अगर सिचुएशन ऐसा हो, अगर AC का सोर्स ऐसा हो कि
जब तक जो है प्रोटॉन जो है D2 से बाहर निकले तब जो है AC का पोलरिटी भी बदल जाए। अब D2 पॉजिटिव हो जाए और D1 निगेटिव हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होगा देन नाउ जब मेरा प्रोटॉन बाहर निकलेगा देन फील्ड विल बी फ्रॉम D2 टू D1, सो अगेन इट विल बी एक्सेलरेटेड। और जब एक्सेलरेट होगा लेट अस सपोज V डैश स्पीड गेन कर लिया D1 के पास पहुंचने से पहले, then now what will happen? Now it will enter in D1 with velocity V dash, accelerated velocity V dash। और जब D1 में इंटर करेगा then again it will be screened off from electric field से फिर screened off हो जाएगा and now there will be action of only magnetic field which is in upward direction। तो अब क्या होगा? अब जो है अधिक वेलोसिटी से इंटर किया है V डैश वेलोसिटी विच इज मोर देन V से इंटर किया है D1 में, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो अगेन इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा नाउ वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड, और जब वेलोसिटी इंक्रीज कर गया है देन इट इज श्योर दैट रेडियस विल आल्सो इंक्रीज, बट टाइम टेकन विल बी will be independent, and here time taken will be independent of velocity and radius, so time taken will be constant and that will be equal to pi into m by q into b, राइट। टाइम टेकन मेरा वही होगा। व्हाट डज इट मीन कि यह जो है अब अधिक वेलोसिटी से इंटर किया है D1 में अधिक वेलोसिटी से इंटर किया है। इट मीन दैट नाउ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल इंक्रीज, अब बड़े रेडियस में पास करेगा। और लेट अस सपोज कि फिर अब जो है बड़ा रेडियस में पास होते हैं, अब नाउ योर प्रोटॉन इज गोइंग टू इमर्ज फ्रॉम द D1। अब जब D1 से इमर्ज करने वाला है, अब फिर सोचो कि जब D1 से निकलने वाला है तो फिर पोलरिटी AC चेंज कर ले। और जब AC पोलरिटी अगेन व्हेन इट विल चेंज पोलरिटी देन नाउ फील्ड विल बी फ्रॉम D1 to D2। और जब प्रोटॉन निकलेगा देन अगेन इट विल बी एक्सेलरेटेड, और फिर जब ये एक्सेलरेट करेगा जो है तो अब और ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर लेगा, फिर D2 में इंटर करेगा तो वेलोसिटी मेरा बढ़ जाएगा, टाइम टेकन मेरा सेम होगा, अब और बड़े सर्कल में घूमेगा। इस तरह से सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और ये घूमते घूमते जो है अंत में जो है एकदम D के रेडियस के बराबर वाला रेडियस पे सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, और उस समय तक इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब उसके बाद फिर क्या करते हैं ना, उससे हम लोग यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर प्लेट रखते हैं। यू कैन से कि मान कर चलो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, तो क्या करेगा वह जो प्रोटॉन है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्ट होगा, तो थोड़ा जो है यहाँ पर इन दिस वेरी फिगर दैट विल शिफ्ट टुवार्ड्स प्लेट की तरफ शिफ्ट करेगा, और दोनों D के बीच में गैप है वहाँ से निकल जाएगा। और लेट अस सपोज हेयर इट इज योर टारगेट, यहाँ पर टारगेट है, और टारगेट को जाकर के बहुत ही लार्ज वेलोसिटी से बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगा, विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग बम्बार्डमेंट और फॉर परफॉर्मिंग डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। इट मीन दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन कंडीशन इज दिस कि AC का पोलरिटी चेंज होना चाहिए जब सर्कुलर मोशन का आधा हो। जब सर्कुलर मोशन एक D से दूसरे D में इंटर करने वाला हो तो AC का भी पोलरिटी चेंज कर जाना चाहिए और नॉट। तो D1 में आधा पाथ क्रॉस किया, D2 में आधा पाथ क्रॉस किया, वन सर्कुलर मोशन क्रॉस कर लिया। और वन सर्कुलर मोशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है दोनों D में सेम टाइम लगेगा, एंड दैट वेरी टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड, राइट। और AC भी अपना पोलरिटी, AC एक ऐसा करंट है जो कि पोलरिटी चेंज करता है। अगर शुरू में D1 पॉजिटिव है D2 निगेटिव है तो फर्स्ट D क्रॉस करने के समय फिर पोलरिटी चेंज करता है और पोलरिटी रिवर्स करता है। अब और फिर D2 में जब आता है तो D2 पॉजिटिव, मान लो कि जो है D2 से निकलने वाला हो तो यह पॉजिटिव और D1 निगेटिव। तो जो AC पोलरिटी चेंज करता है एक बार इधर और एक बार इधर, तो इसका भी हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। एक बार लेफ्ट की तरफ फ्लो किया और फिर एक बार राइट की तरफ फ्लो किया तो हम लोग कहते हैं 1 टाइम पीरियड हो जाता है।
व्हाट डज इट मीन? यह इलेक्ट्रॉन, यह जो तुम्हारा प्रोटॉन है यह एक्सेलरेटेड होता जाएगा। कब? जबकि जो है एसी जो पोलरिटी चेंज कर रहा है, एसी जो पोलरिटी चेंज कर रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी हो यह सर्कुलर मोशन के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। इसको फिर ध्यान से समझना, एसी वाली बात को ध्यान से समझिए। हम लोग को आगे वाले चैप्टर में पढ़ना भी है एसी, लेकिन यह समझिए कि एसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो लेट अस सपोज एसी इज फ्लोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। अब लेफ्ट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ते मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम से घटते जीरो हुई, राइट। फिर अब राइट डायरेक्शन में एसी फ्लो करना शुरू किया। अब राइट डायरेक्शन में जीरो से बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर घटते ज़ीरो हुआ। अब फिर लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब वही मोशन रिपीट करेगा, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ। तो जो है जब मोशन रिपीट करने में पहले लेफ्ट की तरफ चला और फिर राइट की तरफ चला और अगेन लेफ्ट की तरफ जाने वाला है, अगेन लेफ्ट की तरफ जाने से पहले वी कैन से वन ऑसिलेशन ऑफ एसी इज़ फिनिश्ड। और इतना पूरा करने में जितना टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा क्या है, इस बात को केयर करना है। यहाँ पर इस बात को केयर करना है कि एसी को जो है लेफ्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, जब पहले लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो किया है, D1 पॉजिटिव D2 निगेटिव, यह आधा फ्रीक्वेंसी, ये जो है आधा टाइम पीरियड कहलाएगा। और फिर जब D2 पॉजिटिव और D1 निगेटिव हुआ तब आधा मोशन तब आधा सर्कुलर मोशन या आधा ऑसिलेशन कहलाएगा। और ये दोनों मिला करके वन फुल ऑसिलेशन हो जाता है। और सर्कुलर मोशन का जो है आधा में D1, आधा टाइम में D1 की ओर, आधा सर्कुलर मोशन D1 में होता है, आधा सर्कुलर मोशन D2 में होता है। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा देन दिस वेरी मोशन विल बी अगेन रिपीटेड एंड अल्टीमेटली वी विल गेट हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, राइट। और जब ऐसा होगा इट मीन दैट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ विल बी सेम, दैट वेरी कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। It means that at the resonant condition, when frequency of alternating voltage will be same as frequency of circular motion, at that very time you can say frequency of alternating voltage। देखो हम लोग न्यू इंटू अल्टरनेटिंग वोल्टेज का साइन दिखाया हूँ। frequency of alternating voltage will be equal to frequency of circular motion and which will be equal to, यह जो हम लोग ऊपर में टाइम पीरियड निकाले थे फॉर हाफ ऑफ द सर्कुलर मोशन, तो इसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड। सो वी विल बी इक्वल टू 1/2t एंड विच इज इक्वल टू QV/2πm। इट मीन दैट व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज will be equal to frequency of the circular motion which is equal to QB/2πm, we will get highly accelerated, highly energetic charged particle which is required for performing disintegration reaction, right। It has one limitation also, इसका एक limitation भी है। Question is this कि what is that very limitation? Then simply we used to say electrons cannot be accelerated by this very method। Electron is a negatively charged particle and it can't be accelerated। अगर कह रहे हैं कि प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं which is positively charged particle, हमने शुरू में ही कहा it is used to accelerate positively charged particle। Protons like protons, neutrons, electrons cannot be accelerated। Why? Then reason is this कि जितना velocity, जितना एनर्जी आपने प्रोटॉन को दिया है अगर उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, it means that if that amount of energy will be attained by electron, then आप यह जानते हैं mass of the electron is very very less in comparison to mass of the proton। तो अगर उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे देन इट इज श्योर दैट वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन विल इलेक्ट्रॉन विल बिकम वेरी वेरी लार्ज। और किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है देन अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय मिस्टर आइंस्टीन मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल वेरी।
और जब मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो है वेरी हो जाएगा, मीन्स जो है इलेक्ट्रॉन का मास वेरी हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का मास वेरी हो जाएगा तो ज़रा सा ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन विल वेरी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन विल वेरी, देन इट विल नॉट विल बिकम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तब एसी के फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं मैच करेगा, बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन नहीं होगा। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन नहीं होगा, इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, मीन्स रेजोनेंस कंडीशन नहीं होगा। इट मीन दैट बोथ विल बिकम आउट ऑफ फेज। क्या मतलब हुआ आउट ऑफ फेज का? देन अगेन कम ओवर फिगर। जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। जो है मान के चलो अभी D1 ही पॉजिटिव है, D2 निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इंटर कर गया है D2 में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों का बदल जाएगा। हम लोग जो कहते हैं कि लेट अस सपोज, या ऐसे कह दो, दोनों D के बीच का जो है, दोनों D का बीच का रीजन है, दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। और वह कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा? मिसमैच होगा। मिसमैच होगा तो क्या होगा कि भाई हमको इस रीजन में जो है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिले और जिससे चलते इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो। या तो होगा कि अभी प्रोटॉन डी के अंदर ही रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर ही रहेगा और जो है फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाए, पोलरिटी चेंज कर जाए, तो उतना एक्सेलरेशन हम लोग गेन नहीं कर पाएंगे, एक्सेलरेशन गेन नहीं कर पाएंगे। या फिर नहीं तो जो है अभी आधा दूर तक, दोनों डी के बीच में आधा दूर तक ही चला हो और जो है पोलरिटी बदल जाए, तो अब फोर्स अपोज होने, जो वेलोसिटी उसका अपोज होने लगेगा, मीन्स एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। इस तरह के केसेस होते हैं। इन केस कब, किसके केस में? इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन से कि जितना वेलोसिटी हमने प्रोटॉन को दिया, अगर उतना ही वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को देंगे, उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे, देन वेलोसिटी विल बिकम वेरी वेरी लार्ज एंड ड्यू टू विच मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल वेरी व्हेन अकॉर्डिंग टू फार्मूला m इक्वल टू m0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मास बदल जाएगा, और जब मास बदल जाएगा तो जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन बदल जाएगा। तो इसका मतलब वह मैच नहीं करेगा विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। सो रेजोनेंस कंडीशन विल नॉट बी अटेंड, और रेजोनेंस कंडीशन अटेंड नहीं करेगा, देन इट विल नॉट फॉलो एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ, राइट। दैट्स व्हाई वी यूज टू से electrons cannot be accelerated by this method। अब लेट अस सपोज प्रोटॉन ही जो है जब इमर्ज करेगा, बहुत ही हाई वेलोसिटी लेकर के, हाईली एनर्जेटिक बनकर इमर्ज करेगा, देन व्हाट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी पोजेस्ड बाय इट। तो जरा सा यह सोचो, जब ये सर्कुलर मोशन करके इमर्ज करेगा तो उस समय वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और रेडियस भी जो होगा वह मैक्सिमम होगा। यू कैन से दैट विल बी, रेडियस विल बी इक्वल टू नियर टू रेडियस ऑफ डीज। देन एट दैट वेरी टाइम, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है R इक्वल टू, इसमें जो फॉलो होता है R इक्वल टू एम भी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, R इक्वल टू एम भी बाय क्यू बी। सो V विल बी इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम। So kinetic energy, maximum kinetic energy gained by the proton will be equal to half into m into v square, which is equal to half into m into q square into b square by r by 2, or you can say it will be equal to q square into b square into r square by 2m, right? Okay.